हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप कुमार स्वामी आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप फिजिक्स नौहर में आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, कल तक हमने जो पढ़ा वो हमने सभी टॉपिक एक प्रकार से रिवाइज ही किए थे। आज से हम जब भी नया टॉपिक पढ़ेंगे वो अपने लिए बिल्कुल नया होगा। स्टूडेंट्स, कल हमने ये पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है डाइपोल की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। एक विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हमें पढ़ना है आज। इसके लिए हमने एक डाइपोल लिया स्टूडेंट्स। ये एक अपना डाइपोल है जिसके दो आवेश -q और +q हैं। दो बिंदु आवेश है, ये परिमाण समान है स्टूडेंट्स, परंतु प्रकृति विपरीत है और अत्यल्प दूरी d पर स्थित है। ये अपना डाइपोल है। डाइपोल का केंद्र O लिया स्टूडेंट्स। इस डाइपोल की अक्षीय रेखा, इस रेखा के केंद्र से जाने वाली और लंबवत जो अक्ष है इसको हम कहते हैं निरक्ष, इक्वेटर कहते हैं या विषुवत रेखीय तल कहते हैं। इस पर एक पॉइंट लिया स्टूडेंट P। इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, इस P पर विद्युत क्षेत्र क्रिएट कौन करेगा, उत्पन्न कौन करेगा? -q भी करेगा और +q भी करेगा। हमने ये माना कि -q से जो दूरी है वो इसकी L है। इस डिस्टेंस को A से P की दूरी को हमने L लिया, तो P से B की दूरी भी L होगी, क्योंकि ये PAB जो एक ट्रायंगल बना है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना है। क्योंकि इसका ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होगी। स्टूडेंट, इस +q के कारण हमने विद्युत क्षेत्र माना E1 और E1 की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव आवेश है, इसलिए दूर की तरफ होगी। -q के कारण हमने जो विद्युत क्षेत्र है वो माना E2 और E2 की जो डायरेक्शन है वो -q आवेश की तरफ होगी। स्टूडेंट, मैं इस AB के पैरेलल समांतर एक रेखा खींचता हूं। ये इसका नाम दे दिया मैंने MP। MP और AB पैरेलल है, समांतर है स्टूडेंट, तो ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा, एक आंतर कोण। ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि संगत कोण। समझ गए स्टूडेंट्स? अब हम E1 की डायरेक्शन ये, E2 की डायरेक्शन ये, इसलिए इनको हम ऐड नहीं कर सकते। अब हमें इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इनको घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, E1 के दो घटक हो सकते हैं। देखिए, इस E1 का एक घटक इस दिशा में जिसे हम कहते हैं E1 cos थीटा, और ये E1 का दूसरा घटक इस दिशा में E1 sin थीटा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स, E2 के दो घटक हो सकते हैं। E2 का इस दिशा में घटक E2 cos थीटा, क्योंकि इस तरफ ये थीटा एंगल बना रहा है, और ये जो घटक है इस दिशा में वो E2 sin थीटा। ये हमने E1 सदिश और E2 सदिश को घटकों में वियोजित किया। स्टूडेंट्स, अब हम E1 और E2 का मान लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हम एक चीज जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि Q आवेश है, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र होता है KQ/R²। इसी का उपयोग करके हमें -q और +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र लिखना है। -q और +q से P की जो डिस्टेंस है वो L मानी है। स्टूडेंट्स, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E1 का परिमाण लिख रहा हूं मैं, तो ये होगा KQ/L²। क्योंकि ये आवेश Q है, ये डिस्टेंस L है, तो विद्युत क्षेत्र KQ/L², इसके अकॉर्डिंग। इसी प्रकार E2 का मैग्नीट्यूड वो होगा KQ/L²। इक्वेशन 1 और 2। देखिए स्टूडेंट्स, E1 और E2
मैग्नीट्यूड सेम है। यहां देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम है, दोनों के साथ साइन थीटा है, यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा परिमाण में समान है परंतु दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो बचेगा वो PM की दिशा में होगा स्टूडेंट्स, इस दिशा में परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा और उस परिणामी विद्युत क्षेत्र को मैं लिख रहा हूं E से। E की जो वैल्यू है देखिए E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए परिणामी होगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। ये लीजिए स्टूडेंट, ये हो गया एक डाइपोल की निरक्ष पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जिसको हमें आगे हल करना है। स्टूडेंट्स चूंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण सेम है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E1 कोस थीटा, क्योंकि E1 और E2 के परिमाण सेम है तो अपने पास परिणामी विद्युत क्षेत्र ये आएगा 2E1 कोस थीटा, जिसको मैंने इक्वेशन नाम दिया 3। E1 की अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं यहां पर स्टूडेंट्स तो ये होगा 2KQ अपॉन L स्क्वायर कोस थीटा, ये होगा स्टूडेंट्स। समीकरण 4 नाम दिया स्टूडेंट इसको। अब हमें L और कोस थीटा इनकी वैल्यूज निकालनी है। स्टूडेंट्स एक वहां ट्राइंगल बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है जिसका नाम है AOP। इस त्रिभुज से देखिए स्टूडेंट्स ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें कर्ण स्क्वायर यानी L स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये इसका आधार माना जाए तो ये होगा D/2, क्योंकि O मिड पॉइंट है AB का, तो इसको हम लिख सकते हैं D²/4 प्लस इस डिस्टेंस को स्टूडेंट मैंने मान लिया R, कि हम O से P पर यानी R दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो L की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो होगी R² प्लस D²/4 रेज टू 1/2, ऐसा होगा स्टूडेंट। ये हमने L की वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार त्रिभुज AOP से कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स। कोस थीटा यानी आधार बटा में कर्ण। स्टूडेंट्स थीटा के लिए, इस थीटा के लिए ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो आधार बटा कर्ण यानी D/2 अपॉन L, यानी स्टूडेंट्स ये हो गया D/2L। ये हमने कोस थीटा और L की वैल्यूज निकाल ली स्टूडेंट्स, जिसको हम रखेंगे इक्वेशन 4 में। स्टूडेंट्स E बराबर, ध्यान से देखना बच्चों, 2KQ अपॉन L स्क्वायर। L स्क्वायर की वैल्यू ये रही अपने पास स्टूडेंट्स, यानी कि R² प्लस D²/4 और कोस थीटा की वैल्यू ये रही स्टूडेंट्स D/2L, इक्वेशन नंबर 5। पर इक्वेशन 5 में स्टूडेंट्स L फिर से आ गया, तो L की ये जो वैल्यू है हम यहां पुट करेंगे, यहां से L की वैल्यू को यहां लाना है स्टूडेंट। तो अपने पास L की वैल्यू पुट करने के बाद जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो E बराबर स्टूडेंट्स 2KQ अपॉन R² प्लस D²/4 इंटू D/2। L की वैल्यू रख रहा हूं स्टूडेंट्स ये वाली, ये होगी R² प्लस D²/4 रेज टू 1/2। इस 2 से इस 2 को स्टूडेंट्स हम काट सकते हैं, तो अपने पास E की जो वैल्यू है वो आएगी K इंटू QD अपॉन R² प्लस D²/4। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इसकी जो घात है वो 1 है और यहां पर जो इसकी घात है वो हाफ है,
तो 1.5 मिलकर 3/2। स्टूडेंट्स, जब हमने एक डाइपोल की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र निकाला था तो हमने पढ़ा था कि r² माइनस d² / 4 नियरली इक्वल टू r²। इसी प्रकार r² प्लस d² / 4 नियरली इक्वल टू भी होगा r², क्योंकि r जो है वो d की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो r² में अगर d² / 4 को जोड़ते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण हम r² प्लस d² / 4 को नियरली इक्वल टू लगभग r² लिख सकते हैं। तो अपने पास E की जो वैल्यू है वो होगी K QD अपॉन r² रेज टू 3/2। इसकी जगह मैंने केवल r² लिख दिया स्टूडेंट्स। r² की घात 3/2 स्टूडेंट्स, ये होगा K QD अपॉन r³। इसको स्टूडेंट्स लिख सकते हैं KP अपॉन r³। ये लीजिए स्टूडेंट्स, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है वो होगी KP अपॉन r³, क्योंकि P डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है स्टूडेंट्स, P बराबर QD। तो इस QD की जगह मैंने लिख दिया P। अभी हमने इसको एक मैग्नीट्यूड यानी परिमाण के रूप में लिखा है। अब स्टूडेंट्स इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहेंगे। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो माइनस से प्लस आवेश की ओर होती है, जबकि यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में यानी डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट आया है। इसलिए जब हम इस E निरक्ष को यानी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिखा जा सकता है -P वेक्टर अपॉन r³। यहां पर माइनस क्यों आया स्टूडेंट, क्योंकि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट है। परिमाण के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने E अक्ष और E निरक्ष दोनों पढ़े। अपने पास कल E अक्ष जो था वो था 2kP अपॉन r³, जबकि अपने पास E निरक्ष ये है KP अपॉन r³। इन दोनों में रिलेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अपने पास ये होगा कि E अक्ष बराबर 2 गुणा E निरक्ष। अगर हम E निरक्ष का डबल कर देते हैं तो अपने पास E अक्ष प्राप्त हो जाता है। तो हमने स्टूडेंट्स एक डाइपोल की अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, धन्यवाद।